हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम आई गेव यू एन असाइनमेंट and less number of the students gave the answer. और कुछ स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन किए नहीं। तो ये क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ये CSIR और गेट से दिल्ली में आए हुए हैं। ये जून 2011 CSIR क्वेश्चन है। ये C3V पॉइंट ग्रुप के लिए करैक्टर टेबल है और 3 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1, A2 और E along with their characters are given. This is this is a reducible representation, has character 6, 3 and 0. इसको इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को। बात यह है कि इसके ऑप्शंस मेरे पास नहीं हैं, तो ऑप्शंस को देख करके ट्राई करके भी शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया जा सकता है। कि जैसे इसमें ट्वाइस A1 ट्वाइस E2 और E निकल के आया तो ये ऑप्शन उसमें दिया गया होगा। तो ये 2 बार A1 और A1 का 2 गुना या 2 बार A1 और 2 बार A2 और E जो है वो जो है ऐड कर करके ये रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। लेकिन जो सिस्टेमेटिकल मेथड है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले जो इसके ऑर्डर देखते हैं कितना है। ऑर्डर क्या होता है, जो क्लास है E, C3 और सिग्मा V, इनके जो कोफिशिएंट हैं 1 + 2 + 3 H = 6। और दूसरा क्या है कि C3V है तो 3n इसका ऑर्डर होगा। तो 2n होता है 2n, तो 2 × 3 = 6। ये दूसरे तरीके से भी वेरीफाई हो गया कि ऑर्डर जो है H इसका 6 है। क्या करते हैं कि ये तीनों के लिए इनके कोफिशिएंट 3 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं, इनके कोफिशिएंट निकालते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं कि पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, फिर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अपॉन ऑर्डर जो कि 6 है। तो 1/6 यानी कि ऑर्डर इनटू पहले जो है क्लास के कोफिशिएंट लिख लेते हैं जो कि ग्रीन कलर से है 1 2 3। फिर ये हमने पहले क्या लिखा है रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो येलो में है 630 और उसके बाद पहला इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 जिसके सब 1 1 1 है 1 1 1। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस 6 × 1 × 6 2 3 = 6 और ये 0 × 1 × 3 = 0। तो 12/16 या 1/6 × 12 = 2 A1। तो A1 यहाँ 2 आया तो इसका जो कोफिशिएंट है 2 है A का। नाउ A2 में क्या है वही रेड्यूसिबल, अब A1 की जगह A2 हो गया, ऑर्डर 6 हो गया अपॉन 1/6। तो पुरानी चीज़ें वही की वही 1 2 3 ये कोफिशिएंट ग्रीन वाले और रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 630 वही का वही। अब क्या है, दो वो A2 के जो है जो ब्लैक में लिखे हुए हैं 1 1 - 1 1 1 - 1। नाउ सिंप्लीफाई दिस 6 × 1 × 1 = 6 2 3 = 6 एंड 3 × 0 × -1 = 0। तो 6 12 12/6 ट्वाइस A2 भी जो है 2 बार रिपीट होगा। नाउ फॉर E3 रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन E/6। दिस इज इक्वल टू 1/6। दिस इज ऑर्डर 6 एंड वही कोफिशिएंट ऑफ क्लास
1 2 3 1 2 3 नाउ रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर 630 येलो में 630 नाउ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करेक्टर 2 -1 0 है, ये ऑरेंज में 2 -1 0 3 6 2 जा 12 3 -1 -3 इंटू 2 -6 एंड 3 इंटू 0 इंटू 0 ये 0, तो 12 - 6 6 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैन बी चेंज इनटू ट्वाइस a1 प्लस ट्वाइस a2 प्लस 1e, ट्वाइस a1 प्लस ट्वाइस a2 प्लस 1e। नाउ वी कैन चेंज चेकिंग, तो ट्वाइस a1 में कि सारे करेक्टर 1 1 1 हैं, चाहे इसे 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 2 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई करके इसके a2 के 1 1 1s1 है, तो 2 2 -2 2 का मल्टीप्लाई करके, और e एज इट इज 2 -1 0 2 -1 0, वी कैन ऐड 2 - 2 इज इक्वल टू 0 2 2 4 -1 3 प्लस एंड 4 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 नहीं है, ये 2 है, ठीक है, इसे सही करने में कर लेते हैं, ये 2 है, तो ये 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 630 रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, देखिए 630 ये रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा सिस्टमेटिक मेथड हुआ, लेकिन इस प्रकार का अगर है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ट्राई करके, यानी a1 में 2 मल्टीप्लाई करके, a2 में 2 मल्टीप्लाई करके, e एज इट इज इनको जोड़ करके देख लेते हैं 1 बाई 1, ये शॉर्टकट मेथड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSIR जून 2013, राइट द मिलिकन सिंबल फॉर, इसमें भी ये दिए गए हैं, डिफरेंट ऑप्शन दिए गए होंगे, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन थोड़े से इस तरीके से ही मिले हैं, तो वो डायरेक्ट इनका सॉल्यूशन है। E1 है, CN1 है, येलो, तो CN1 है ये येलो में, तो 1 का मतलब जब E1 है, डायमेंशन 1 है और प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक है, तो +1 है, तो A, ठीक। ये C2 जो परपेंडिकुलर एक्सिस है या सिग्मा वी होता है, वो अगर 1 है तो +1 है तो 1, और -1 है तो 2, ये ऑरेंज वाला। इसमें क्या था, अगर ये 1 है तो A और -1 है तो B, ये 1 है तो 1 और -1 है तो 2, ठीक। अब I ऑरेंज इन्वर्जन सेंटर, अगर 1 है तो G और सिमेट्रिक, और -1 है तो U एसिमेट्रिक, ये इससे। एंड दिस इज वर्टिकल हॉरिजेंटल प्लेन, अगर 1 है तो सिंगल प्राइम सिंगल डैश, और अगर -1 है तब डबल प्राइम। तो ये कौन से कलर से कौन सा को इंडिकेट कर रहा है, तो वो हमने ये कर दिया था, A2U डबल प्राइम, ठीक। एक ये है, जून 2017 में CSIR में पूछा गया, प्रोडक्ट ऑफ C2X एंड C2Y, C2X एंड C2Y। तो हमने बताया कि जो राइट हैंड पर लिखा हुआ था, पहले उसे ऑपरेट करते हैं और उसके बाद उसे लेफ्ट वाले को करते हैं। तो पहले C2Y ऑपरेशन करेंगे, XYZ अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या होगा, C2 अलोंग Y एक्सिस, Y एक्सिस में कौन से बचे, X और Z बचे, अलोंग Y एक्सिस है, तो क्या होगा कि 180 पर, C2 का मतलब 180 पर जो है रोटेशन होगा, तो X -X हो जाएगा और Z -Z हो जाएगा। Y ऐसे कैसे रहेगा, है ना। तो जैसे ये है, अगर ये हमारा Z है तो ये पॉजिटिव X है, तो ये 180 पर घूम के ये मान, तो नेगेटिव X हो गया। तो जिसके अलोंग होता है रोटेशन वो तो वैज इट इज रहता है,
और जो दूसरे होते हैं 2 वो माइनस के हो जाते हैं 180 पर घूमने के बाद। अब इस ये आ गया C2y के बाद y एजिटी रहेगा, x और z माइनस के हो गए। अब उसके बाद क्या है C2 अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस क्या होगा, x तो एजिटी रहेगा यानी कि जो x है वो तो माइनस एक्स रहेगा, और y बचे हुए जो है 2 y माइनस वाई हो जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड हो जाएगा। C2 में 180 पर रोटेट होता है, जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होता है वो तो एज इट इज रहता है। अगर ये y है अगर ये x से करा रहे हैं तो x तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही रहेगा, और जो बचे हुए 2 हैं y और z, ये प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा, ये माइनस z है तो प्लस z हो जाएगा। अब ये कौन से ऑपरेशन को इंडिकेट करते हैं, क्या है कि ये 2 बदल गए हैं x और y, और z एडिजिटी है। अगर 2 बदलते हैं तो वो रोटेशन है, यानी कि जो पॉजिटिव है उसके अलोंग जो है रोटेशन है, तो ये C2z हो गया। ठीक, अब चलते हैं पॉइंट ग्रुप ऑफ IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस वेर सिंपल सबने सही कर दिया था। तो ये फ्लोरीन ऊपर है, ये फ्लोरीन नीचे है, और ये 5 फ्लोरीन एक ही प्लेन में है। तो ये क्या होता है कि ये जो फ्लोरीन जो ऊपर नीचे हैं इनके अलोंग जो है रोटेशन होगा, ये 5 रोटेट करेंगे तो C5 हो गया, C5 हो गया। अब देखते हैं C2 ये वाले जो फ्लोरीन है इसको, इसमें क्या है 2 इधर आगे और 2 इधर आगे हैं, और एक ऊपर है एक नीचे है। तो जब इसको रोटेट करेंगे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे पहुंच जाएगा, राइट वाले लेफ्ट में पहुंच जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट में हो जाएंगे। तो यहाँ C2 भी है, और अगर एक C2 होता है तो जितने n होते हैं उतने C2 होते हैं। यहाँ n=5 है तो 5 C2 हो गए। अब देखते हैं कि हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्रिंसिपल तो ये है, प्लेन ये वाला है, तो क्या होगा कि ये ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन नीचे चमकेगा जो कि नीचे प्रेजेंट है, और ये जो 5 हैं ये आधे आधे कट जाएंगे। तो यानी कि यहाँ की इसमें 5 में प्लेन की सिमेट्री है, आधे आधे ये बल्कि 6 में प्लेन की सिमेट्री आयोडीन भी है। तो ये जो है इसमें हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ओरिजेंटल कौन सा होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है, एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन प्लेन के नीचे हैं, और ये जो 6 के 6 हैं, जो एक जिस 5 तो चारों तरफ हैं और सेंटर में आयोडीन है। ये जब इस तरीके से काट दिए जाएंगे तो एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, और ये प्लेन वाले जो है आधे आधे कट जाएंगे। तो यहाँ हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। C5 है और परपेंडिकुलर C2 है, तो इससे D हो गया, D5, और ये हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो D5 H इसका पॉइंट ग्रुप हो गया। ये सभी ने किया है, स्ट्रक्चर पर जो रहता है ध्यान देने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई द पॉइंट ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है इस तरीके से स्क्वायर में, और जो है क्या है टेढ़ा वाला, तो इसमें क्या है कि एक एटम इधर है इस वाले कोने पर ऊपर, एक इस वाले कोने पर ऊपर है, एक इस वाले कोने पर नीचे है, एक इस वाले कोने पर नीचे है। तो C4 तो इसमें इसलिए नहीं हो सकता कि 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। ठीक, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। अब क्या है कि हम देखते हैं कि अगर मान लो ये हमारा X है, ये Z है और ये Y है, तो जब हम इसे बीच में से इसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला नीचे पहुंच जाएगा, ये ऊपर वाला यहाँ नीचे हो जाएगा, और नीचे वाले ऊपर पहुंच जाएंगे। ये घूम करके यहाँ आएगा और नीचे हो जाएगा, और ये घूम करके यहाँ आएगा और नीचे हो जाएगा। ये नीचे वाला यहाँ घूम करके यहाँ आएगा, ऊपर हो जाएगा। ये नीचे वाला घूम करके 180 पे घूम करके यहाँ आएगा और ऊपर हो जाएगा। यानी C2 अलोंग एक्स एक्सिस इसमें है। C2Z इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा और नीचे को हो जाएगा, ये वाला नीचे है इधर आएगा और ऊपर को हो जाएगा। ठीक, 180 पर घूम करके ये ऐसे तो आएंगे होंगे ही होंगे, और ये ऊपर वाला नीचे को जाएगा और नीचे वाला
ऊपर हो जाएगा। अब बात करते हैं C2Y के लिए। C2Y के लिए क्या है, जैसे ही घुमाएंगे तो 180 पर घूम करके ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा हैं, और नीचे वाले ये वाला इधर आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला घूम कर इधर के इधर आ जाएगा, वो नीचे वाला नीचे ही रहेगा। तो इसमें C2Y है। तो 3 C2 हैं इसमें, तो एक प्रिंसिपल मान लिया जाता है और 2 सब्सिडियरी मान ली जाती हैं। तो C2 है और परपेंडिकुलर भी है, C2 है और परपेंडिकुलर भी है। तो उस कंडीशन में तो D हो गया, ये D2 हो गया, C2 है और परपेंडिकुलर C2 है, तो D2 तो एक बात हो गई। अब देखते हैं हाँ हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री और देख लेते हैं, वो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है कि अगर मान लो हमने प्रिंसिपल एक्सिस y को मान रखा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमने y को मान रखा है तो y z के पैरेलल ये इस तरीके से देख सकते हैं हम। तो इधर को ये ऊपर है तो ये इधर को ये ऊपर होना चाहिए, ये रहा ऊपर, ये इधर ये जो है हमारा ढक गया, ये तो प्लेन में आ गया, ये प्लेन से के सामने है, तो ये हमारा x ऊपर की साइड में है, तो इधर की साइड में ऊपर की साइड में इसका रिफ्लेक्शन आ गया। तो ये जो है हमारा वर्टिकल प्लेन है। ठीक, तो जितने C2 हैं उतने वर्टिकल प्लेन होंगे। कैलकुलेट करने की जो है चॉइस CV हो गए। अब बात क्या होता है कि अब इसमें हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है कि ये हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे हैं। अगर ये एक ही साइड में होते तो हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती। तो इसमें सिग्मा H नहीं है, सिग्मा H नहीं है। अब जो ये वर्टिकल प्लेन है हमारे, क्या है कि जैसे ये है तो ये 2 C2 जो एक ये C2 है और एक ये C2 है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ये वर्टिकल प्लेन। जो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और C2 होता है तो वर्टिकल प्लेन डाइहेड्रल प्लेन कहलाते हैं। तो ये जो है ये डाइहेड्रल प्लेन भी है। ठीक है, अगर C2 के साथ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर C2 भी है तो ये तो D हो ही हो गया। अगर इसमें हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री वो डाइहेड्रल कहलाते हैं। ये देखिए कि ये जो वर्टिकल प्लेन है, चाहे हम अब इसको C2Y को मान रहे हैं, अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये Z है ये, तो ये जो है इसमें देखते हैं कि एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, इसका रिफ्लेक्शन इधर है। और ये 2 C2 को, एक C2 यूरी परपेंडिकुलर वाली, एक परपेंडिकुलर यूरी, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ये प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो यहाँ C2 और परपेंडिकुलर की वजह से D2 हो गया और डाइहेड्रल की वजह से D हो गया। तो ये D2 D पॉइंट ग्रुप हुआ, ये किसी ने नहीं किया था, तो ये जी इस तरीके से सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ द प्रोपाइन। और प्रोपाइन का नाम ही दिया गया है, वो तुम जानते हो, प्रोपाइन 1 2 3 प्रोपाइन आइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन इसको इस तरीके से इमेजिन करने की जरूरत है, ये मैंने आपको सिंपलीफाई करके इसलिए दिया कि जिससे कि तुम्हें इजी पड़ जाए। तो क्या है कि ये तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से एक प्लेन में, एक प्लेन के बाहर, एक जो है प्लेन के अंदर, और ये सारे के सारे एक ही लाइन में। तो जब ये रोटेट करेंगे तीनों के तीनों हाइड्रोजन, ये फिक्स रहेंगे। और ये किस तरीके से, जैसे कि NH3 में, NH3 का पता है कि उसमें C3V पॉइंट ग्रुप होता है। ये तीनों हाइड्रोजन रोटेट करते हैं तो C3 और V वर्टिकल ये हो गया कि जो है ये हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन इधर आ रहा, ये रहा। तो ये तीनों एक ही इक्वल एंगल पर हैं, तो इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन इधर है और ये सब एक साथ फिक्स हो गए प्लेन में। तो ऐसे प्लेन जो है 3 हाइड्रोजन एटम है मूवेबल, तो 3 वर्टिकल प्लेन जो है होंगे। तो C3 है, 3 सिग्मा V है, तो ये C3V पॉइंट ग्रुप हो गया। इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मुझे ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने सीधा जो है कैलकुलेशन इसमें अप्लाई की है। एट द लो टेम्परेचर 19F NMR स्पेक्ट्रम SF4 बिलोंग्स टू पॉइंट ग्रुप। पहली बात तो यह है कि लो टेम्परेचर है, NMR स्पेक्ट्रम का कोई रोल नहीं है। लो टेम्परेचर पर
इस FS4 का जो ये स्ट्रक्चर है इस टाइप का है कि ये जो लोन पेयर है इनको रिफ्लेक्ट करके शीशो वाला स्ट्रक्चर दे देता है। बस इस आधार में रखने की है कि ये जो लोन पेयर है ना, सल्फर के 6 होते हैं तो 4 तो ये जोड़े होंगे, एक लोन पेयर हो गया। 6 होते हैं सल्फर के इलेक्ट्रॉन तो 4 तो ये हो गए, फ्लोरीन से कनेक्ट हो गए, और एक जो पेयर वो लोन पेयर हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये शीशो टाइप का स्ट्रक्चर है। ये जो है याद प्रैक्टिस से करना पड़ेगा कि अब क्या है कि इसमें अगर हम ये एक्स एक्सिस है इसे देखते हैं तो इसे जब 180 पे घुमाते हैं, 180 पे घुमाएंगे तो आगे वाला पीछे चला जाएगा, पीछे वाला आगे चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला आप आ जाता। C2 अलोंग वाई एक्सिस इसमें है, ठीक, C2 अलोंग वाई एक्सिस इसमें है। अब क्या कहें, वर्टिकल प्लेन देखेंगे तो ये क्या देख रहे हैं हम, ये जो है लोन पेयर से तो सीधा हो गया, ये लोन पेयर के तो ऊपर आ गया। तो ये जो फ्लोरीन एटम है अंदर की साइड में है, ये दिखाई देना चाहिए, ये वाला यहाँ दिखाई देना चाहिए, दोनों प्रेजेंट है। तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये बात दूसरी है कि जब हैं तो ये 2 होंगे, वो अलग है। तो वर्टिकल प्लेन है और ये सिग्मा C2 है और वर्टिकल प्लेन है। तो जो है ये जो है C2V पॉइंट ग्रुप होगा, इसमें हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है नहीं होगी ना। तो हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये वाला जो प्लेन हुआ, क्योंकि ये X और ये Y है, तो X और Y वर्टिकल प्लेन हुआ। तो क्योंकि ये चारों एक प्लेन में नहीं है, एक आगे है, एक पीछे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, तो हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि ये वाला अगर ये C2 है, ये C2 है, तो ये इसका हॉरिजेंटल प्लेन हुआ। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर की साइड में लोन पेयर है, ना कि ये फ्लोरीन एटम है। तो ये C2V पॉइंट ग्रुप हो गया। ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने ये आपको नहीं दिया था। अब ये क्वेश्चन है, पता नहीं कौन, ये है सब लास्ट ईयर के आए हुए, कि सिग्मा X4S4Z अलॉन्ग Z एक्सिस की प्रोडक्ट क्या होगी। तो सिग्मा XY और S4 अलॉन्ग Z एक्सिस, तो क्या होता है, S4 अलॉन्ग Z एक्सिस, C4 अलॉन्ग Z एक्सिस और उसका परपेंडिकुलर यानी Z से अलग XY, Z ना हो और दूसरे कोऑर्डिनेट हो उसका प्लेन यानी कि XY परपेंडिकुलर, तो वो ये इस S4 अलॉन्ग Z एक्सिस होगा। फिर देखिए कि S4 अलॉन्ग Z एक्सिस का मतलब C4Z अलॉन्ग Z एक्सिस और उसका परपेंडिकुलर पेज पर रिफ्लेक्शन यानी कि Z है तो Z का परपेंडिकुलर होगा XY, Z को छोड़कर तो अगले 2 तो बटे हुए, तो ये XY सिग्मा XY या सिग्मा XY, सिग्मा XY की 2 बार ये C4Z है, एज इट इज आ गया। और सिग्मा XY यानी इविन अगर है, इविन है तो आइडेंटिटी इंटू C4Z, तो इसको C4Z ही आ गया इसकी प्रोडक्ट, ठीक। एक ये है C2X इंटू सिग्मा XY की प्रोडक्ट क्या होगी। तो जो राइट में है उसे पहले ऑपरेट करते हैं, तो क्या है कि XYZ ओरिजिनल हमारे कोऑर्डिनेट हैं, तो सिग्मा XY प्लेन अप्लाई करते हैं XY प्लेन में, तो परपेंडिकुलर इसका सिग्मा XY का परपेंडिकुलर Z एक्सिस होता, तो Z जो है वो माइनस हो जाएगा, वो XY एज इट ही रहेगा, तो XY माइनस Z सिग्मा XY अप्लाई करने के बाद अब C2 अलॉन्ग X एक्सिस, C2 अलॉन्ग X एक्सिस, तो X तो एज इट ही रहेगा और बाकी जो बचे हुए दोनों वो चेंज हो जाएंगे। X तो एज इट ही रहा, Y का माइनस Y हो गया, माइनस Z का प्लस Z हो गया, ठीक। जो अलॉन्ग एक्सिस होता है वो एज इट ही रहता है C2X, तो X वही का वही रहा और बाकी 2 बचे हुए अपोज उनके साइन चेंज हो जाते हैं, Y का माइनस Y और माइनस Z का प्लस Z। फिर वही C2 का मतलब 180 का मतलब
अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाना। तो अलोंग जिसके होता है वो वही का वही रहता है और बाकी बचे हुए माइनस हो जाते हैं। अब C2 अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या, हाँ जी, C2 अलोंग एक्स एक्सिस तो हाँ तो हो गया, नहीं तो बता दिया था कि एक्स का वही, वाई का माइनस वाई और जेड का माइनस जेड का जेड। अब क्या है, अब ये देखिए कि इसमें माई माइनस है और एक्स जेड वो प्लस हैं, तो एक्स जेड ऐसे ही कैसे है, वाई चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ये किसके रिफ्लेक्शन के बाद आया, सिग्मा एक्स जेड के। सिग्मा एक्स जेड के अगर एक चेंज हो जाता है तो सिग्मा होता है, और दो चेंज हो जाते हैं तो वो C2 होता है। तो अलोंग जो एक्सिस होता है वो एजिटेटेड रहता है, बाकी दो चेंज होते हैं। और अगर रिफ्लेक्शन है तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो चेंज हो जाता है, दोनों के दोनों एजिटेटेड रहते हैं, एक दूसरे का एक तरीके से उल्टा है। अब यह है कि सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फॉलोइंग मॉलिक्यूल में इसके एलिन का सब्स्टिट्यूट है ये। इसमें क्या है, ये तीन जो है क्या नाम है, ये वो जो है कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो एलिन में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, CH2 C और CH2 इस तरीके से होता है। एक दो क्लोरीन एटम जो है हाइड्रोजन की जगह आ गए हैं। एक्चुअल में तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जब होते हैं तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ये तीनों कार्बन हैं जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इस पर इतना जहाँ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ देखने की ज़रूरत है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसमें जो नीला है, नीला जो है वो तो हाइड्रोजन है और लाल वाला क्लोरीन है, नीला वाला हाइड्रोजन है, लाल वाला क्लोरीन है एक तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, सपोज करो दिस इज एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, ये 180 पे घूमेगा। क्या होगा, ये नीला वाला ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो सिमेट्री नहीं होगी कि वो अपनी क्लोरीन की जगह क्लोरीन, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन नहीं होगा। अब हम माँ करते हैं इसकी बात। ठीक, हाँ, अगर हम इसको वाई जेड एक्सिस के अलाउंग, ये है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलाउंग अगर हम जो है रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर वाला इसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये नीचे वाला इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। तो अपनी अपनी जो पोजीशन पर क्लोरीन की जगह क्लोरीन आ जाएगा और जो है क्लोरीन की जगह क्लोरीन और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन हो जाएगा। तो C2 अलोंग जेड एक्सिस में है, ठीक है। तो C2 अलोंग जेड एक्सिस है, एक्स तो ये है और ये सपोज करो ये जेड है। तो जेड को जब हम 180 रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि जो ये वाला है ये 180 घूम करके यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला है ये 180 घूम कर जाएगा, क्लोरीन की जगह क्लोरीन और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन इसमें होगा। तो अब बात करते हैं C2Y की। Y की जगह हम घुमाएंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो परपेंडिकुलर। तो ये Y इसमें नहीं है क्योंकि ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। तो C2Y नहीं है, इसमें C2 अलोंग जेड एक्सिस ही है। अब हम अगर मान लो जो है इसकी बात करते हैं वर्टिकल प्लेन की, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करते हैं, तो इसके नीचे यहाँ होना चाहिए ये। अगर ये x है, ये z है ना, x है और ये y है, प्रिंसिपल एक्सिस तो हमारा C2Z है, तो परपेंडिकुलर हो गया xy में देखते हैं कि यहाँ इसके नीचे कोई नहीं है, यहाँ इसके ऊपर कोई नहीं है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। बात करते हैं ये वर्टिकल प्लेन की।
वर्टिकल प्लेन में ये राइट में है तो यहाँ लेफ्ट में इसका यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा था, यहाँ होना चाहिए, यहाँ ये नहीं है। तो इसमें वर्टिकल प्लेन या ये हम देखते हैं यहाँ ये है इस कोने पर, ठीक, तो ये इस कोने पर यहाँ पर होना चाहिए, ये इस जगह नहीं है, तो ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि जेड वाई जो है में नहीं है। और ऐसे ही इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बाहर है एक अंदर है, इसलिए दूसरा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं है। तो ये केवल और केवल C2 इसका आंसर होगा अलोंग जेड एक्सिस। वो तो खैर कोई भी मान सकते हो। तो ठीक है कि ये जो है जो बाकी तो सब ने कर लिए थे, इसमें एक आध मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो मैंने आपको नहीं दिया था। अब जैसे ये है, ये केवल इस क्यूब को खींच करके ही इमेजिन हो सकता है, वरना इन स्ट्रक्चर में इमेजिन नहीं हो सकता 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए और ध्यान रखिए। थैंक यू।